बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदे बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश के मामले में न्यूयॉर्क पुलिस की चार्जशीट आई सामने। मुख्य धारा में शामिल होगा मणिपुर का सबसे पुराना विद्रोही आर्म्ड ग्रुप यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। पंजाब में पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत और संगत सिंह गिलजिया के घर ईडी की छापेमारी। सूरत में केमिकल फैक्ट्री के स्टोरेज टैंक में हुए ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या हुई 7। अब खबरें विस्तार के साथ। अमेरिका में खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश के मामले में गुरुवार को न्यूयॉर्क पुलिस की चार्जशीट सामने आई है। इसमें एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या करने की कोशिश का आरोप है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक आरोपी को भारत सरकार के एक अधिकारी ने ऐसा करने के लिए कहा था। हालांकि चार्जशीट में भारतीय अधिकारी के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। उसे CC1 के नाम से संबोधित किया गया है। चार्जशीट के मुताबिक CC1 भारत सरकार की एक एजेंसी का कर्मचारी है जिसने कई मौकों पर खुद को सीनियर फील्ड अफसर बताया है। वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस के लिए जिम्मेदार है। दरअसल 22 नवंबर को पब्लिक फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार ने आरोप लगाया था कि न्यूयॉर्क में पन्नू पर जानलेवा हमला करने की साजिश रची गई थी। इसमें भारत का हाथ था। इस साजिश को नाकाम कर दिया गया है। हालांकि ये नहीं बताया गया कि हमला किस दिन होने वाला था। मणिपुर के सबसे पुराने विद्रोही आर्म्ड ग्रुप यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने बुधवार को दिल्ली में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये ग्रुप हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने पर सहमत हो गया है। UNLF ने ये फैसला केंद्र सरकार की ओर से ग्रुप पर कई साल पहले लगे बैन को 5 साल बढ़ाने के बाद लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने UNLF के मुख्य धारा में शामिल होने की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की है। उन्होंने लिखा है कि पूर्वोत्तर में शांति स्थापित करने के मोदी सरकार के प्रयासों में एक नया अध्याय जुड़ गया है। मैं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनका स्वागत करता हूं। साथ ही शांति और प्रगति के पथ पर उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं। दरअसल केंद्र सरकार ने 13 नवंबर 2023 को मणिपुर के UNLF सहित कुल 5 उग्रवादी ग्रुप्स पर लगे बैन को 5 साल तक बढ़ा दिया था। साथ ही 5 अन्य उग्रवादी ग्रुप्स पर भी 5 साल का बैन लगाया था। ये बैन इनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और सुरक्षा बलों पर घातक हमले करने के कारण लगाया गया था। गृह मंत्रालय ने UAPA के तहत एक ट्रिब्यूनल बनाया है। इसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार मेथी शामिल हैं। ट्रिब्यूनल ये तय करेगा कि मणिपुर के इन उग्रवादी ग्रुप्स पर बैन लगाने का पर्याप्त कारण है या नहीं। कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के वन मंत्री रहे साधु सिंह धर्मसोत और संगत सिंह गिलजिया के घर पर ईडी ने सुबह छापेमारी की है। सुबह ईडी की गाड़ियां और सेंट्रल रिजर्व फोर्स के जवान उनके घर पहुंचे। बता दें कि ये रेड पूर्व मंत्रियों के अलावा जंगलात विभाग के कुछ ठेकेदारों वन्य करीबियों के घर पर भी पड़ी है। ईडी की टीमें घर के अंदर मौजूद हैं और तलाशी ली जा रही है। किसी को भी घर के अंदर जाने और बाहर आने की इजाजत नहीं है। गौरतलब है कि पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार आने के बाद विजिलेंस विभाग ने मामला दर्ज कर साधु सिंह धर्मसोत समेत उक्त लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं इस मामले में संगत सिंह गिलजिया का नाम भी FIR में जोड़ा गया था, जो फिलहाल जमानत पर बाहर है। पंजाब विजिलेंस की रडार पर आने के बाद ईडी का ध्यान धर्मसोत और गिलजिया पर गया था। ईडी ने विजिलेंस को आदेश भेज इंक्वायरी से जुड़े दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट की मांग की थी। गुजरात के सूरत में बुधवार 29 नवंबर को एक केमिकल फैक्ट्री के स्टोरेज टैंक में ब्लास्ट होने से आग लग गई थी। बता दें कि इस घटना में मरने वालों की संख्या अब 7 हो गई है। हादसे के बाद 7 से 8 लोग लापता थे। करीब 24 घंटे बाद घटनास्थल से 7 कंकाल मिले। इसके बाद ही प्रशासन ने 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है। सभी को जलने से मौत हो चुकी है। ब्लास्ट में 20 लोग घायल हैं, जिनमें से 8 की हालत नाजुक बनाई जा रही है। गौरतलब है कि केमिकल फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने के लिए रात करीब 2 बजे मौके पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां भेजी गई थी, लेकिन हालात नियंत्रित न होने के बाद इमरजेंसी जारी कर दूसरे इलाकों से भी फायर की टीमें बुलाई गई थी। आग पर काबू पाने में फायर की 12 गाड़ियां लगानी पड़ी। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद फैक्ट्री के बाहर के हिस्सों में फैली आग पर काबू पाया गया था। हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी फॉरेक्स ट्रेडिंग के बाद
अब BNC क्वाइन व लाइव एथेरियम ETH V2 वॉलेट ऐप से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसे लेकर एसमी मंडी को शिकायत मिली है। बताया जा रहा है कि मंडी जिला के 300 से ज्यादा लोग इस धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। शिकायत में मंडी सदर थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। कहा गया है कि इस संदर्भ में काफी पहले शिकायत दी गई थी, लेकिन उस पर सदर थाना मंडी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बता दें कि मंडी में अभी तक की जानकारी के अनुसार ये फ्रॉड 3 करोड़ का बताया जा रहा है। इससे पहले 2400 करोड़ से ज्यादा का क्रिप्टो करेंसी और 230 करोड़ का फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कैम सामने आ चुका है। इसमें भी मंडी जिला के ही ज्यादातर लोग ठगी का शिकार हुए हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से फंसे मजदूरों के सुरक्षित निकालने के बाद बुधवार 29 नवंबर की रात देहरादून स्थित सीएम आवास पर इगास पर्व मनाया गया। इसमें सीएम धामी समेत कुछ मजदूरों के परिजन भी शामिल हुए। बता दें कि सभी 41 मजदूर पूरी तरह से सुरक्षित व स्वस्थ हैं। बुधवार को ऋषिकेश एम्स में सभी का मेडिकल चेकअप हुआ। उन्हें यहाँ 48 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। एम्स की CEO प्रोफेसर मीनू सिंह ने कहा है कि सभी मजदूरों का हमने ECG कराया है, सभी स्वस्थ हैं। उनका ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल भी सही है। उत्तरकाशी के CMO RCS पवार ने आज सुबह बताया कि उन्हें देर रात और सुबह नॉर्मल डाइट दी गई है और उनकी मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग भी की जा रही है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के चीफ बिल नेल्सन ने बुधवार 29 नवंबर को अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा से बेंगलुरु में इसरो हेडक्वार्टर में मुलाकात की। बिल नेल्सन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राकेश शर्मा के साथ मुलाकात की तस्वीर भी साझा की है। बता दें कि बिल नेल्सन 27 नवंबर से एक हफ्ते के लिए भारत यात्रा पर हैं। नासा चीफ बिल नेल्सन की भारत यात्रा का मकसद नासा और इसरो के बीच साझेदारी को मजबूत करना है। 28 नवंबर को नासा के चीफ ने कहा कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भारतीय एस्ट्रोनॉट को अगले साल तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजेगा। एस्ट्रोनॉट का चयन इसरो करेगा और नासा एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग में सहयोग करेगा। दोनों स्पेस एजेंसी मिलकर मिशन की डिटेल्स पर काम कर रही हैं। नासा और इसरो मिलकर अगले साल के शुरुआती क्वार्टर में नासा इसरो सिंथेटिक अपचेर रडार भी लॉन्च करने वाली हैं। ये दुनिया के सबसे महंगे सैटेलाइट्स में से एक होगी, जिसकी कीमत करीब $1 बताई जा रही है। इस सैटेलाइट का इस्तेमाल पृथ्वी की सतह पर उसकी जलवायु का निरीक्षण करने के लिए होगा। धरती पर जमीन या पानी में होने वाले किसी भी तरह के बदलाव पर इसकी नजर होगी। इससे पृथ्वी के भविष्य को लेकर अहम जानकारियां जुटाने में मदद मिलेगी। देश के पहाड़ी राज्यों में स्नोफॉल और मैदानी इलाकों में बारिश से ठंड बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में गुरुवार सुबह से भारी बर्फबारी हो रही है। स्नोफॉल के बाद गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान -1 डिग्री पहुंच गया है। तमिलनाडु में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सड़कों पर पानी भर गया है। चेन्नई, तिरुवल्लुवर सहित 5 जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं। चेन्नई के अरकोणम शहर में NDRF को स्टैंड बाय पर रखा गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, उज्जैन सहित कई शहरों में आज सुबह बारिश हुई। इंदौर एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण सुबह 9:30 बजे तक लैंड होने वाली 5 फ्लाइट्स को अहमदाबाद डाइवर्ट करना पड़ा। वहीं चंडीगढ़ में कल से भारी बारिश हो रही है। IMD ने गुरुवार को राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु सहित कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। रायपुर में 1 दिसंबर को भारत ऑस्ट्रेलिया T20 मुकाबला होने जा रहा है। इसे देखने के लिए CM भूपेश बघेल कांग्रेस के सभी 90 प्रत्याशियों के साथ जाएंगे। सूत्रों के अनुसार नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच के टिकट भी ले लिए गए हैं। मैच देखने के लिए उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव, मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर समेत सभी मंत्री होंगे। इनके अलावा कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। इनमें सत्यनारायण शर्मा, राजेंद्र तिवारी जैसे नाम शामिल हैं। इसके लिए सभी प्रत्याशियों और नेताओं को जानकारी दे दी गई है। बता दें कि रायपुर के क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। इसके पहले जनवरी में पहला वनडे इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया था, जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को एक तरफा मात दी थी। हालांकि स्टेडियम में IPL और रोड सेफ्टी क्रिकेट लीग के कई मुकाबले हो चुके हैं। महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक कॉलेज स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या करने का मामला
सामने आया है। अस्पताल ले जाने के दौरान महेश साधु डोके नामक युवक की मौत हो गई। बता दें कि हत्या का आरोपी गायकवाड़ मृतक युवक का गे पार्टनर था। मौत से पहले महेश ने पूरी सच्चाई बताई, इसके बाद वह बेहोश हो गया। महेश ने बताया कि गायकवाड़ उसका दोस्त है, दोनों के बीच समलैंगिक संबंध थे। कुछ समय पहले उसने गायकवाड़ के साथ रिश्ता रखने से इनकार कर दिया, जिसके चलते गायकवाड़ गुस्से में था। पुणे के लोनीकंठ थाना की पुलिस के मुताबिक महेश बीजीएस कॉलेज में बीबीए के अंतिम वर्ष में पढ़ रहा था। वे यहाँ के एक हॉस्टल में रहता था। मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे महेश अपने कॉलेज से घर जा रहा था। बकोरी स्ट्रीट पर आरब बिल सोसाइटी के पीछे गायकवाड़ ने उस पर चाकू से वार कर दिया। गायकवाड़ ने महेश के सिर और गर्दन पर हमला किया। घटना को अंजाम देने के बाद गायकवाड़ वहां से फरार हो गया। स्थानीय छात्रों ने महेश को पास के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि खून ज्यादा बहने के कारण डॉक्टरों ने उसे तुरंत ससून अस्पताल में रेफर कर दिया। ससून ले जाने के दौरान महेश की रास्ते में ही मौत हो गई। पुलिस ने महेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।